चलिए तो आज से हम ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैं ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब ऐसे बच्चे भी होंगे जो 11वीं में जिनका रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया है। टेंशन मत लीजिए। चैप्टर के रनिंग में अगर मुझे जहाँ लगता है कि जहाँ पर 11वीं का कुछ चीज़ यूज हो रहा है तो मैं वो पूरा समझाने के बाद वो आपको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। पहली बात। दूसरी, पूरा 12वीं अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम 11वीं का रिवीजन भी 2 महीने में कर लेंगे। तीसरी बात, डीपीपीज आपको मिलते रहेंगे। अब ये जो वीडियो है, ये अभी पहला लेक्चर जो है ये फ्री जाएगा यूट्यूब पे। तो जिसको जिसको भी डेमो ऐसा डेमो देखना है कि वीडियो में क्या सा आपको चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो उसके उस वीडियो पूरा देख लें अच्छे से और तय कर लें कि आपको परचेज़ करना है कि नहीं करना है। ठीक है। और जो जो आपको क्वायरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसके लिए आंसर दे दूंगा। पर जो जो मैं करूंगा इस पूरे बैच में वो समझ लीजिए। पहले तो कोर्स फीस जो है इसका 1599 रखा गया है 12वीं का। प्राइस पे मत जाइएगा। प्राइस कम इसलिए है क्योंकि ऑफ आप पढ़ ही रहे हैं ऑफलाइन, वहाँ पे इतना महंगा पैसा दे ही रहे हैं। तो आपको अगर वहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ बढ़ना पड़े इसलिए यहाँ पे फीस कम है। दूसरी बात ये कि डीपीपीज आपको मिलती रहेंगी। जहाँ जहाँ लगता है मेरे को टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो गया है तो मैं डीपीपी वहाँ पे अपने जो भी बैच है उसमें ऐसा फोल्डर में आप बता दूंगा, उसमें आप जाएंगे सब देख सकते, आपको मिल जाएगा बैच के अंदर जाएंगे तो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपको ऐप कहाँ डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे ऐप है जेई मैथ एस्पिरेंट करके ऐप है, वो अपने आप लिंक पर आप जाएंगे तो अपने आप आपको ले जाएगा। बैच है 12th बैच लिखा होगा, उसमें आप जाएंगे परचेस करेंगे। ठीक है, उसमें आप आई एम इंटरेस्टेड क्लिक करेंगे तो आपको वो अ, एक वॉट आपको एक लिंक भेजेगा, व्हाट्सएप पे भेजेगा या एसएमएस में भेजेगा, वहाँ जाके आप पेमेंट करेंगे कोई भी यूपीआई से तो आपको पेमेंट हो जाएगा और आपको फिर ये एक्सेस मिल जाएगा वीडियोस का। वरना ये लॉक्ड रहेगा। ठीक है, वीडियो तो पहला वीडियो तो दोनों में जाएगा, ऐप पे भी और फ्री पे भी दिख रहा है। तो स्ट्रेट लाइन, मैं अभी ज्योमेट्री 11वीं का मेन पोर्शन ज्योमेट्री है वो कवर अप करके ही मैं कैलकुलस पे आऊँगा। तो इसमें लेक्चर में आपको एडवांस लेवल तक के हर एक चीज़ का प्रूफ, हर एक चीज़ की अभी आपको ये आज का लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा और कि मैं किस तरह के पढ़ाता हूँ, कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरी चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आएंगी। आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी इसके अंदर। ठीक है। इसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा, सीरियस पढ़ाई होगी। हाँ, जहाँ जहाँ लगता है मुझे कि क्योंकि मैं अभी अकेले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो सामने है नहीं, तो आपकी बात मेरे दिल से निकलेगी, आप तक पहुँचेगी। आपको मेरी दिल की बात तो सुनाई देती ही होगी, नहीं सुनाई देती होगी तो आदत डालना पड़ेगा। और क्योंकि ऑनलाइन चीज़ ऐसी है कि आप घर बैठे बैठे चीज़ें कर सकते हैं, पर इसमें अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ, लेक्चर देख के बस देख लूँगा, तो मत लीजिएगा भाई साहब। सामने से मैं ही मना कर देता हूँ। जिनको सवाल अच्छे लेवल के करने हैं सुन लीजिए। जिसको सवाल अच्छे लेवल करने हैं, जिनको प्रैक्टिस लगानी है, जिनको टेस्ट देना है, डीपीपी अच्छी लेवल की चाहिए, बंसल रेजोनेंस आकाश अच्छी लेवल की कोचिंग की अगर आपको डीपीपी चाहिए तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना सही रहेगा। आपको मैथ गारंटी सब गारंटी कि आपको मैथ ए टू जेड सब कुछ समझ में आएगा। आपको विदाउट पेन सोचते कैसे ये सीखने में आपको आएगा। ये लेक्चर इसलिए खास है, ये बैच इसलिए खास है, वरना भतेरी बैच है, आप जाइए वहाँ पे परचेज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे वैसे भी बहुत सारे इस पे परचेज कर ही रहे हैं। और ये वीडियो लाइव नहीं रहेगी बिकॉज जिस मेरा जो ऐप है उसमें लाइव वाला फीचर सिर्फ जूम क्लासेस पर है, वो मैं वहाँ पे लूँगा नहीं मैं। तो सेटअप मैंने ऐसा बना रखा है कि वीडियो रिकॉर्डेड जाएंगी, रिकॉर्डेड आप देखिए। हाँ, लेक्चर हर एक दिन गैप में जाएंगी। जैसे आज का जो लेक्चर है वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, मतलब आपको एक दिन बाद ही लेक्चर मिलेगा, एक दिन गैप होके। और एक लेक्चर 1.25 घंटे का 1.5 घंटे तक जा सकता है। मैक्स टू मैक्स 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। ठीक है, और टॉपिक कौन कौन सी कवर होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये टॉपिक इस मतलब वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें नीचे
चीज़ें आ जाएंगी भाई, ये टॉपिक मैंने इसके अंदर कवर अप कराया है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कौन सा वीडियो आपको देखना है उसमें भी आप तय कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एजाज गुप्ता भी मैं कल से अपलोड करूंगा। तो वो एजाज गुप्ता जो एक दिन मैंने गैप लिया है, वो एक दिन मैंने एजाज गुप्ता के लिए लिया है। तो जिसको एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन से मतलब है तो वो परचेज कर ले, ठीक है। वो भी एक दिन गैप में जाएगा। मतलब आज 12वीं का लेक्चर अपलोड हुआ तो कल एजाज गुप्ता, परसों 12वीं का, फिर उसके बाद एजाज गुप्ता। ऐसे वीडियोस डेली के डेली जाएंगे। तो आप इसमें बेफिक्र रहिए कि आपका कोर्स कंप्लीट टाइम पे होगा कि नहीं होगा। वो कंप्लीट हो जाएगा विद गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, विद डीपीपीज, विद एक्स्ट्रा पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ मात्र 1599। ये है 12वीं का फीस, और एजाज गुप्ता का 1999, क्योंकि ऑब्वियसली वो अच्छी बुक है, उसमें जो है ज़्यादा दिमाग खर्च होगा, तो मैं आपसे ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा लूँगा। कोई, क्योंकि वो कोई नहीं कराता, इसलिए ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई वाला गेम है, ठीक है। चलो, तो ये स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, जय श्री राम। और स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करते हैं अपने सिंपल। मैं बहुत सिंपल से पहले जाऊंगा चीज़ों का, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाऊंगा। तो आज का जो भी चीज़ें आपका है 10वीं 11वीं आपको याद पूरा अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। भाई ट्रायंगल सबको पता है, ठीक है। मैं ट्रायंगल में फटाफट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि जैसे ट्रायंगल में ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल ड्रॉ की है मैंने। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो सेम होगा जेड के हिसाब से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा जेड के हिसाब से, बिकॉज पैरेलल है तो पैरेलल है। और ये एंगल पहले से कितना है, ए है, ठीक है। तो वैसे भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 180 है। तो यहाँ से क्या दिख गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई। तो इसलिए एंगल का सम कितना होता है, पाई होता है। ये बात समझ में आ गई। मैं बहुत बेसिक जा रहा हूँ, ग्राउंड टू अर्थ वाला भी फिलहाल चल रहा है। दूसरा, आप ये पता होगा कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ये कैसे आया ये भी सुनाता हूँ मैं। कोई चीज़ फालतू नहीं होगी, कोई भी चीज़ फालतू नहीं होगी, सबका प्रूफ है अपने पास है। कैसे आया है देखो, सबसे पहले आते हैं, एक रूल होता है जिसका नाम है कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल आपको एंगल और साइड के बीच में रिलेशन के लिए बहुत काम आता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। और ये मैक्सिमम यूज होता है कैलकुलस में, मैक्सिमम इसका यूज होता है कोसाइन रूल का, ठीक है। ये क्या कहता है कि भाई अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ऐसे, ठीक है, ए बी सी, और आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका हाइट बोल दिया एच, ये साइड बी है, ये साइड सी है, इसको एक्स बोल दिया, इसको ए माइनस एक्स बोल दिया। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, ये एंगल बी है, तो कॉस बी कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस बी इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसमें हो जाएगा एक्स अपॉन सी। तो एक्स कितना आ गया, सी कॉस बी। ये बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर मुझे किससे मतलब नहीं है, एच से मतलब नहीं है। और एच किस किस ट्रायंगल में आ रहा है, दो ट्रायंगल में आ रहा है, दिख रहा है आपको। एक ये ट्रायंगल में आ रहा है, एक ये ट्रायंगल में आ रहा है। अच्छा, तो पाइथागोरस लगाएंगे अगर, तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जाने मन। और यही इसी में लगाएंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 दोनों में है ना, 90 दोनों में। तो इसी प्रकार से बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो, एच स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी आपको फीचर मिलेगा कि जैसे आपको, जैसे मान लीजिए अभी तो हमारा कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है, मान लो आपको बीच में का ऐसा समझना कि असली स्टेप आपने कराया कैसे, तो आपको मैं अपने उस पे उसमें आपको एक फ़ीचर मिलेगा जिसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में जाके कि ये इस सवाल में इस टाइम फ्रेम में डाउट है। तो मैं आपको वहाँ पे आप कमेंट कर दूंगा कि भाई कैसे मैंने किया, विथ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आपको लिख करके ऐसे मैंने स्टेप किया है। तो उसमें बेफिक्र रहिएगा आप, ठीक है, कि आपको दिक्कत
होगी समझने में। पर आपको यही तो गारंटी देता हूँ मैं कि विदाउट पेन सोचते कैसे ये समझा दूंगा मैं आपको, जल्दी सोचते कैसे। देखो, एक तो मैंने क्या किया, मन में मन में चीज़ें कर रहा हूँ मैं। इनका सब्ट्रैक्शन किया, देखो एक्स पर कट जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पर -2x आएगा बीच में? हाँ सर, तो +2x हो जाएगा। ओके सर। और -a² लिखा होगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये कितना लिखा है? c² - b²। मुझे अगेन x चाहिए क्या? सर नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए। तो मैं x कहाँ से उठा लूंगा? देखो काम आ गया, x तो काम आएगा ही आएगा। तो ये हो गया c² + a² - b² अपॉन 2a इक्वल टू x विच इज इक्वल टू c cos b। ये स्टेप समझ में आया? a² वहाँ चला गया, डिवाइड बाई 2a, x को यहाँ रख दिया, और x क्या हो गया? c cos b। तो फाइनली cos b कितना हो गया? c² + a² - b² अपॉन 2ac। अच्छा, कुछ कुछ समझ में आया। तो cos b किसके टर्म में आ रहा है? साइड के फ्रेम में आ रहा है। अच्छा, इसका सर एडवांटेज कहाँ है सर? एडवांटेज बताऊँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री दे रखा है, और आपको बोला है कि भाई ये इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू 1 है। थोड़ा साइड नहीं बन पाया, चलो ठीक है, कुछ और सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, इसको 3 लेते हैं। हाँ हो गया, देखो बन गया। हाँ बन गया। मुझे एक तरीका पता है कैसे साइड लिखते भी कैसे हैं, वो भी आपको समझाऊंगा मैं। तो मैंने रैंडम सवाल बना दिया ऐसे ही। अब आपको कोई पूछे कि हटाओ इसको, भूल जाओ इसको, 3 था, ठीक है, ये वैल्यू बताओ। तो आपको एक एंगल दे रखा है, बाकी 2 साइड है, तीसरी साइड पूछिए, तो अब आप क्या पाइथागोरस लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो है वो स्केलेन ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि रिमेनिंग तो 120 हो गया। इट कैन बी 60-60 और इट कैन बी 90-20, 90-30, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे एंगल तो मिलेगा नहीं। एक एंगल दे रखा है, बाकी 2 साइड है, तो ये लगा सकता हूँ मैं अब। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल, 2 साइड अगर पता हो तो तीसरी साइड निकाल लेंगे आराम से। भाई क्या होगा फॉर्मूला? cos 60, ठीक है, cos 60 मान लिया। क्या फॉर्मूला? इसको x मान लेते हैं, तो x² + 4 - 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब कैसे फास्ट लिख दिया मैंने ये, सब समझाता हूँ। आप इतना समझ आ रहा है कि आप कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको x मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इस पे डिपेंड करता है, मतलब x तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कब लगाना है? जब ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल ना हो, कोई भी ट्रायंगल के लिए एक एंगल पता हो, बाकी 2 साइड पता हो, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, याद कैसे करना देख लो। मैंने कॉस किस कौन सा एंगल लिखा है? बी का लिखा है। कैसे साइड जा रहे हैं? सी स्क्वायर + a², ये पूरा साइड लेंथ ए है ना, a² -b², माइनस उसमें आ रहा है जो सामने लिखा है, तो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, c² + a² - b² अपॉन 2ac। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मुझे cos a लिखना हो तो क्या आएगा? एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, c² + b², ये समझ में आया? माइनस किसके सामने? एंगल ए के सामने, तो माइनस उस पे लगेगा, -a² अपॉन 2bc, 2bc। क्लियर है यहाँ तक? और सिमिलरली cos c कितना हो जाएगा? फटाफट, cos c कितना हो जाएगा? किसके सामने c है? c यहाँ है, तो सामने सामने वाला साइड, यानी कि b² + a² माइनस सामने वाला साइड -c² अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये आपको काम आएगा। अब देखो, अब इसमें क्या, ये कैसे बताएगा मुझे कि ये अब 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है? कोसाइन बताएगा। जो कैसे? अभी ट्रायंगल बनाया था मैंने, ए बी सी, दोबारा बना लेते हैं, क्या ही जाएगा अपना। ये बी था,
ये सी था, ये बी था, ये ए था, ठीक है। अच्छा भाई कॉस बी कितना आया था? कॉस बी आया था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा अब कॉस बी है तो कॉस बी की रेंज कितनी होगी? भाई कॉस बी की कुछ भी कर लो, कभी भी ये 1 से ज़्यादा तो नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है? कभी भी ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से हमेशा कम रहेगा। सर 1 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जब बी 0 डिग्री हो। पर सर बी 0 डिग्री कैसे पॉसिबल है? ये तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया मैं। बात समझ में आ रही है? आप लेस देन इक्वल टू बोल सकते थे, पर लेस देन 1 क्यों बोला मैंने? क्योंकि एंगल बी कैन नॉट बी 0 डिग्री, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी 1। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब सर ये पॉजिटिव है, हाँ तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट होता कि सी और ए नेगेटिव पॉजिटिव है तो मैं, ये पढ़ा होगा ना इनइक्वालिटी में आपने कि सामने मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब नीचे वाला पहले से ही पॉजिटिव हो। पर सर सी और ए तो पॉजिटिव होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो साइड का रोल प्ले कर रहे हैं और साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई? तो इस फीचर से सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 2c, यहाँ तक समझ में आया? ओके। कैन आई से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज लेस देन बी स्क्वायर? ये बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ये माइनस ये 2ca यहाँ चला गया, क्योंकि भाई भाई साथ में मिलने वाले हैं, भाई भाई साथ में मिलने वाले हैं। और ये किसके बराबर लिखा है होल स्क्वायर? ये c माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बात समझ में है? ओके। तो सर c माइनस ए जरूर सर b से कम होगा। हाँ। या तो सर c माइनस ए जरूर माइनस बी से बड़ा होगा। कैसे कैसे कैसे? एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर 4 से कम है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 होता है, और उसको अगर तोड़ोगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन 0 होता है। और वेवी कर्व के हिसाब से अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट -2 और 2 है तो नेगेटिव तभी आएगा ना जब आपका x रूट माइनस से प्लस के बीच में होगा। बात समझ में आई? आपको नेगेटिव अगर देना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव, दोनों एक क्वाड्रेटिक और नेगेटिव होना है, इसका मतलब उसको बिलो द बेल्ट होना पड़ेगा। तो उस समय x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? -2 से 2 होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू। और 2 और -2 है कौन? 4 के दो रूट वैल्यू है, -2 और 2। अच्छा मतलब ऐसा कहना चाहते हो कि अगर c माइनस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर से कम है तो c माइनस ए माइनस बी से बड़ा होगा, और b से कम होगा। x -2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, याद आया? और 4 कौन था? 4 का रूट क्या होता है? -2 और 2। तो बी स्क्वायर का रूट क्या होगा? -b और b। क्लियर है? तो वहां से मैंने दो चीजें निकाली कि c माइनस से लेस देन बी है, या तो c माइनस से मोर देन माइनस बी है। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, कुछ कुछ तो आ रहा है सर। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो मैंने अभी क्या कहा कि c माइनस से हमेशा, यानी कि डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। ठीक है? और ये क्या कह रहा है कि c प्लस बी इज मोर देन ए, मतलब किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। दोनों बातें इसने कर दी। तो जैसा मैंने रिलेशन सी और ए बी में निकाला जस्ट यूजिंग बी, तो बाकी के दो रिलेशन कॉस ए और कॉस सी से आया होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको देखकर कि किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो, अथवा किसी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो। अच्छा यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए, क्यों? क्या पता डिफरेंस मान लो बी बहुत बड़ा हो, ए छोटा छोटा हो, तो नेगेटिव कंपेयर थोड़ी ना पॉसिबल है पॉजिटिव से, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर मान लो नेगेटिव हो भी गया तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि पॉजिटिव से तो हमेशा नेगेटिव छोटा ही होता है। तो मॉड लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो ऑलवेज ट्रू होता। पर तब भी एज अ इनइक्वालिटी में हम अगर मोड लगाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पॉजिटिव रहे इसलिए, बाकी नेगेटिव भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैंने कोसाइन से आपको ये समझाया कि आपने बस सुना होगा कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, पर मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाया कि भाई देखो कोसाइन से हम ये साबित कर सकते हैं कि दो साइड का सम तीसरे से छोटा होगा। यही कह रहा है ये, देखो।
दो साइड का सम, दो साइड का सम तीसरे से छोटा है, और दो साइड का सम बड़ा है तीसरे से बड़ा है, और डिफरेंस तीसरे से छोटा है, डिफरेंस तीसरे से छोटा है, और सम तीसरे से बड़ा है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ा था 10वीं, पढ़ा था 10वीं में। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये कहता है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो एंगल ए को इक्वल कट कर रहा है, इक्वल कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रेशियो है बी एम और एम सी का, तो बी एम अपॉन एम सी जो होगा, और ये साइड लाइन कितनी है, सी है, ये साइड लाइन कितनी है, बी है, तो ये सी बाई बी के बराबर होगा, ये ऐसा कह रहा है। ये कहाँ काम आएगा हमें, ये तब काम आएगा अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो और आपको सी और बी लेंथ बताओ साइड लेंथ, तो आप उसको एज अ रेशियो, एज अ रेशियो यहाँ पर यूज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट पॉइंट एम। ठीक है, तो वो रेशियो के लिए काम आएगा। अब इसका प्रूफ देख लो, 10वीं में आप, तो ऑब्वियसली आपको 10वीं की चीजें, बहुत चीजें याद होंगी, पर खैर मुझे विश्वास है कि आप भूल गए होंगे, तो उसको मानते हुए मैं इसमें बताता हूँ कि भाई कैसे इसको लाया गया। देखो ध्यान से, ज्योमेट्री की पूरी फील दूंगा आपको, ज्योमेट्री हल्के मत लेना, ज्योमेट्री अगर अच्छे से आएगा तभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगी, क्योंकि अभी आगे इसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, फिर कॉनिक्स में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आराम से खत्म करूंगा कोर्स। मैंने क्या किया, जानबूझ के लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अच्छा, अब आपको ही पता है कि अगर लाइन ड्रॉ कराऊं मैं इसके पैरेलल, ठीक है, तो अगर ये तो पता होगा ना कि अगर लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल a/2 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अरे एक बात समझ में आई, बिकॉज लाइन मैंने बनाई कैसी लाइन, ये बनाई कैसे मैंने, एन सी और ए एम क्या है, पैरेलल है, तो a/2 बराबर हो गया। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, ये जेड बनता दिख रहा है, जेड, ये जेड बन रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जेड, तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज जेड बन रहा था। अगर जेड बनता है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एंगल a/2 के सामने वाला साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। हाँ 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 सर, हो तो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा बनता हुआ डायग्राम दिख रहा है, ऐसा, हम्म, ये वाला ऐसे, ये इसको बोल दिया एन, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ये है एम, और ये है सी, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करी ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये जो रेशियो है, ये बात समझ में आ रही है, ये जो रेशियो, ये वाला कौन सा, ये ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, ये वाला छोटू ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। कैसे कैसे सिमिलर है, अरे भाई ये एंगल देखो इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, और एक दिखाता हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है, प्लीज, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, और सिमिलर तो साइड रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आ, हम्म, ए एन अपॉन ए बी किसके बराबर है, दिख रहा है, ये ए एन अपॉन ए बी, कहना इसे एम सी अपॉन बी एम हो जाएगा, है ना, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो बराबर होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, पर अभी आपने बोला, अभी तो आपने कहा, अच्छा इसको अगर ज्वाइन कर दूं मैं ऐसे, तो मैं ज्वाइन कर दूं, अब बताओ, अब बताओ क्या होंगे ये, ए बी, ठीक है, अपॉन ए एन, है ना,
किसके बराबर था? ये MC अपॉन BM के बराबर था। अच्छा, पर अभी तो मैंने बताया कि AN किसके बराबर था? सर AC के बराबर था। अच्छा, AN किसके बराबर था? AC के बराबर था। ओके, मतलब ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? यहाँ ट्रांसफर हो गया। ओके, तो ये रेशियो किसके बराबर हो गया? ये रेशियो फाइनली किसके बराबर हो गया? देखो, ये हो गया MC, दिख रहा है? AN, सॉरी, AN किसके बराबर है? AC के। AC अपॉन AB हो गया फिर ये AN से कहाँ ट्रांसफर हो गया? AC पे ट्रांसफर हो गया, बिकॉज साइड लेंथ क्या थी? बराबर हो कर दी थी, मैंने दिखा दी थी मैंने। और किसके बराबर है ये? MC अपॉन BM की। ओके, यानी कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू MC अपॉन BM। वही तो मैंने कहा कि ये अगर क्रॉस, वही MC अपॉन BM इज इक्वल टू MC अपॉन BM इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AC कितना है? B है, और ये C है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोले कि बेटा ये साइड 3 है, ये 6 है, ये पॉइंट B है, ये M है, तो बताओ ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो आप क्या बोल देना, सर हमने पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ओके, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो रेशियो मिल गया हाफ। दिख गया रेशियो? 3/6 है ना, तो वो हाफ है। तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला से, अभी पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला आगे, तो मुझे पॉइंट D मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एंगल बाइसेक्टर का एक उपयोग तो ये है। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर में एक और चीज है कि मुझे अगर इस को B लेता हूं मैं, अगर मुझे AM की लेंथ चाहिए लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो कैसे निकालें? कुछ नहीं, यूज द ब्रेन। देखो, एक तो अगर आपको ये पॉइंट मिल जाता है, अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट देता हूँ, पहला मेथड है, अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आपको ये साइड लेंथ मिल जाएगी, ये साइड लेंथ मिल जाएगी, साइड लेंथ, तो वहां से रेशियो मिल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से M मिल जाएगा, डिस्टेंस लगा देना, खत्म हो गया। ठीक है? पर अगर कुछ उसने एंगल फॉर्म दे रखा है कि मुझे 20 AM का लेंथ बताओ, और A जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो एंगल वाले के हिसाब से अगर लेंथ पूछा है तो हमें सोचना पड़ेगा बैठ के। देखो कैसे सोचता हूँ मैं, तो एंगल बाइसेक्टर ही है, तो ये A/2 है और ये A/2 है। ठीक है? अच्छा, हम्म, कैन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। चलो अब ध्यान सुनना, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉप करी जिसका नाम है हाइट। ठीक है? ये एंगल B है, अरे तो है ही एंगल B, लिखता क्या है, ये हाइट है। ठीक है? अच्छा, ये साइड लेंथ कितना है? C है, ये साइड कितना है? B है, साइड लेंथ। ये एरिया का ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसा बोलूं? ठीक है, कहना ही से अगर ये एंगल B है तो कॉस भी कितना हो जाएगा? या ऐसा बोल लो आप, क्या ही बोलोगे इसमें? हम्म, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ हाइट इंटू बेस होगी। सिंपल रखते हैं, ये बेस लेंथ कितना है? A है, ये समझ में आया? हाफ हाइट इंटू बेस। क्लियर है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट कैन आई से अबाउट H? इजी, कैसे? साइन बी लिखो, साइन बी, आप आपकी आत्मा कांप जाएगी। दिख रहा है? कितना होगा साइन बी? साइन बी हो जाएगा अपोजिट अपॉन एट ये हाइपोटेनस। सिंपल, कुछ नया नहीं किया मैंने। कहना इसे H विल बी इक्वल टू C साइन बी। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल में C साइन बी इंटू A लिख रहा हूँ।
सर ढंग से बताओ, ढंग से कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि आप एरिया को साइड और एंगल से भी बता सकते हो। कैसे? तो इसने हमें क्या सिखाया कि हाफ ए इंटू सी एंगल। अच्छा, मतलब अगर मैं हाइट यहाँ ड्रॉप करता, अगर मैं हाइट यहाँ ड्रॉप करता अगर मैं हाइट यहाँ ड्रॉप करता, तब किस में आता एंगल? तब वो आता, या तो सी में आता या तो ए में आता। तो हाफ ए सी साइन बी आया, हाफ ए सी साइन बी आया, मतलब दो दो साइड आए हैं, उसके अलावा वाला एंगल आया। अच्छा, तो ये बी और सी साइन ए भी आ सकता था, ए सी आया तो साइन बी आया। तो अगर ये वाला एंगल लेता मैं, ये वाला एंगल लेता यहाँ पर, तो साइन ए के हिसाब से बी और सी प्रकट होते, क्योंकि हाफ हाफ बी इंटू ये लिखा होता, ये हाफ बी इंटू हाइट लिखा होता, और हाइट किसके बराबर आता? सी साइन ए के बराबर आता, वही तो लिखा है। क्लियर है? या तो हाफ ए बी साइन सी आएगा, ये लिख लो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। याद भी कराता हूं मैं, जो दो साइड आएंगे उसके अलावा वाला एंगल आएगा। अगर हाफ बी सी आ रहा है तो साइन ए आएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अब ये मुझे हेल्प करेगा लेंथ ऑफ, सोचो मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ चीजों को। इसी को तो बोलते हैं मैथ पढ़ना। ये क्या भाई साहब, ये होता है, ऐसा होता है, मान लो ना, कुछ मानना नहीं है। एग्जाम में अपने पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि मात्र 1 मिनट लगाकर वो प्रूव कर ले कि भाई अगर एग्जाम में भूल जाते तो दिमाग पर ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो ज्योमेट्री जितना डीप में घुसोगे ना उतना ही मजा आएगा। आपको ज्योमेट्री में मजा दिला दूंगा, मजा। देखो, तो मैं समझ में आ गया कि अच्छा, मतलब साइड लेंथ, साइड लेंथ और एंगल बीच का एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, यही मतलब है। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल लगा सकते हैं? हाँ, तो कोई भी ट्रायंगल लगा दो, कोई भी ट्रायंगल में लगा दो, सबके लिए वैलिड है ये। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तो सब प्रूव कर लेंगे। अब तो कोई बड़ी हार्ड काम नहीं है। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। वैसे नामकरण कर दो, आप बड़ा लेट लिखते हो सर, पहले नामकरण करो जल्दी फटाफट। हाँ, कर दिया, चलो। हाँ सर बताओ। अब एरिया सर बताऊँ, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखना हो सर। तो एक काम करो, एंगल ए में आपको चाहिए ना? हाँ, ए में तो चाहिए। ए रखते हैं सर, ए एंगल रखते हैं, क्योंकि मैंने ए बाई टू के हिसाब से एंगल मेथड ड्रॉ किया है। अच्छा, तो क्या लिखूं मैं? हाफ बी सी साइन ए, हाफ बी सी साइन ए। कौन बोलता है अपने को नहीं आता? आता है अपने। हाफ बी सी, वो वाला बी सी नहीं, हाफ बी सी साइन बीच वाला, हाफ सी ए साइन बी वाला, हाफ बी ए साइन सी वाला। लिखना अपने को आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी हम लिखते हैं, ये ट्रायंगल। तो इनको यूज करना है। हाँ, इनको यूज करना है। सर इसको तो एच मान लेते हैं, मुझे एच निकालना है मतलब। तो सर हाफ सी एच साइन ए बाई टू, ये भी लगाना है। हाफ सी एच साइन ए बाई टू, खत्म। प्लस इसमें भी लगाना है ए एम सी, हाफ एच बी साइन ए बाई टू। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अपने को तो आ गया सब, अपने को आ गया। हाफ, क्या तेल लेने, हाफ कॉमन निकला। अच्छा, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? एच कॉमन दिख रहा है। क्या ना, इसे बी सी साइन ए इक्वल टू, एच कॉमन निकाल लेते हैं, साइन ए बाई टू भी कॉमन निकाल लेते हैं, और बचा क्या? सी प्लस बी। ये समझ में आया? सर अब ध्यान से देखो, साइन ए और साइन ए बाई टू का लफड़ा तो है, क्योंकि हाफ एंगल लिखा है। तो अगर मैं साइन ए को ब्रेकआउट कर दूं, साइन ए को हटा दूं मैं, तो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, इनका करा दिया मैंने ब्रेकअप, और यहां लिख दिया एच साइन ए बाई टू सी प्लस बी। तो साइन ए बाई टू कट गया, लो, लियो भाई लियो, साइन ए बाई टू मर गया। अच्छा, तो फाइनली सर एच कितना आ गया? एच आ गया पी सी अपॉन बी प्लस सी, ओके, इंटू इंटू इंटू
कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, और फिर टू भी था, हाँ टू लिख रहा हूँ टेंशन मतलब लिख रहा हूँ। ओके, ये है अगर एंगल के हिसाब से लिखना हो। सर याद हो जाएगा सर, अभी कभी याद करा दोगे आप? अरे हाँ याद करा दूंगा, देखो कैसे। ये लेंथ निकला है, किसको काट रहा है ये? काट किसको रहा है? ए बाई टू काट रहा है। तो क्या लिखना है आपको? बी सी अपॉन बी प्लस सी। लिख लिया? ये आपको लिखना आता है एच एम? एच एम हार्मोनिक मीन पता है? हाँ। तो टू बी सी अपॉन बी प्लस सी लिखा, हार्मोनिक मीन ऑफ बी और सी लिख लिया, और बीच का एंगल साइन नहीं आएगा, कॉस ए बाई टू आएगा। हो गया? टू बी सी अपॉन, अगर अच्छा तो सर अगर मुझे इसका लिखना होता बाइसेक्टर तो किसको कट कर रहा है ये? सर ये कट कर रहा है बी को, तो क्या लिखूं मैं? ये लिखूंगा मैं टू सी ए अपॉन सी प्लस ए, और किसको कट किया है? बी बाई टू, खत्म हो गया। ये हो गया लेंथ ऑफ बाइसेक्टर अगर बी का लिखना हो। और अगर सर मुझे सी का लिखना हो तो वो भी दिखाता हूँ क्या होगा सी का। सी वाला अगर लिखना हो तो सी वाला किसके सामने कट हो रहा है? बी और ए के। तो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और किसको कट किया है? सी बाई टू को। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर सी वाले का। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर का लेंथ सी वाले का, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बी वाले का, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए वाले का। क्लियर है यहाँ तक? तो लेंथ ऑफ बाइसेक्टर निकालना सिखा दिया, कोसाइन रूल सिखा दिया, एज ऑफ ट्रायंगल कितना होता है इन टर्म्स ऑफ बी सी एंड ए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नोट्स बना लेना, नोट्स में हर एक चीज़ अच्छे से लिख लेना, जो चीज़ें आपको मैं बता समझा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो क्लियर हो गया? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उस क्या वो क्या करता है वो, कि वो कट करता है रेशियो में, अपना रेशियो का साइड लेंथ होगा जिसमें भी कट करेगा ये वो, ठीक है? और दूसरा लेंथ कितना होता है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्कल। भाई इन सर्कल एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर, चलो सब समझाता हूँ। पहला, इन सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर आए, जो ट्रायंगल के अंदर आए, ठीक है? अच्छा, थोड़ा बड़ा बनाओ सर, बड़ा। ओके लो, ठीक है? इसको मैंने बोल दिया ए बी सी, ठीक है? ओके, ये हो गया अपना सेंटर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है? इन सेंटर। अच्छा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी मैंने परपेंडिकुलर, यहाँ लाइन ड्रॉ करी मैंने परपेंडिकुलर, यहाँ लाइन ड्रॉ करी मैंने परपेंडिकुलर। ये सर्कल का रेडियस हो गया, इसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं इन रेडियस। आर को क्या बोलते हैं? इन रेडियस। आई कैसे फॉर्म होता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर। सर एंगल बाइसेक्टर समझ में नहीं आया, एंगल बाइसेक्टर कैसे? अरे बाबा एक बात बताओ, अगर आप इस लाइन को जोड़ोगे ऐसे, इस लाइन को जोड़ोगे आप, ठीक है? तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल है, ठीक है? ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर एक, जो ए बाई टू कट कर रहा है। एक बाइसेक्टर ये, जो बी बाई टू कट कर रहा है, ठीक है? और एक जो सी बाई टू कट कर रहा है। तो ये हो गया वो सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है ना, उस वो सेंटर हो गया ये। कैसे सर, कैसे कैसे माने हम इसको? इसको क्या किया मैंने? कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है? इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये जो एंगल ए है, ये जो पूरा एंगल ए है,
उसको अगर हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं बाइसेक्टर है ये, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा a/2। ठीक है, अगर ये बाइसेक्टर तो कट कर रहा होगा a/2 में, ठीक है कट कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ये a है, अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा 2a हो जाएगा। सर कैसे होगा 2a, कैसे होगा ये 2a? अरे भाई हमने पढ़ा है ना सर्कल के अंदर कि एंगल डबल हो जाता है, ये एंगल, एंगल कितना आता है, डबल हो जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि ये, अच्छा ये, अब एक चीज, चलो एक चीज दिखाता हूँ ना आपको, ध्यान सुनना, मैं ऐसे दिखाता हूँ प्रूव करके, इसको डायग्राम में सुनाओ, चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं इधर। अगर ये एंगल, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सिंपल, सिंपल लगता हूँ चीजों को ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो चल ये साइड बराबर हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये साइड बराबर हो गया। अच्छा 90 है, 90 यहाँ भी है, और उसके सामने हाइपोटेनस कॉमन है, कहने से आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, आर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल कौन सा, बी एन आई इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट है ना, बी एन आई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम आई। हम्म, अच्छा मतलब सर एंगल बी बराबर हो गया, अच्छा ये बराबर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा फिर ये, तो थीटा ना होगा ये, गलत है गलत है, थीटा ना होगा ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा b/2 और b/2। अच्छा अब समझ में आया कि ये इन सेंटर क्या कौन है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही इन सेंटर होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो गुड। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था भाई कि अब मुझे ये आर कैसे मिले। देखो वापस ट्रायंगल बनाता हूं मैं, वापस ट्रायंगल बनाया मैंने, फिर सर्कल बनाया ऐसे, और यहां से फिर इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे, रेडियस रेडियस रेडियस, इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे। अच्छा 90 90 90, ए बी सी एम एन ई। अगर मुझे लिखना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखना हो तो कौन से तीन ट्रायंगल से बना है ये, बताओ कौन से तीन ट्रायंगल से बना है, तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, दिखा, ये तो फायदा थोड़ा सा है इसका, लाइक डिजिटल बोर्ड का, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल हेड़ा, एक ट्रायंगल हेड़ा, एक ट्रायंगल ये रहा। ओके, मतलब हाफ, अब इसको लाइन, ये साइड लेंथ सी है, ये साइड लेंथ सी है, और ये साइड लेंथ ए है, ये समझ में आ गया। अच्छा मतलब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन प्रकार से लिखता हूँ, कैसे, हाफ आर इंटू ए, बेस इंटू हाइट, सिंपल, प्लस हाफ आर इंटू बी, प्लस हाफ आर इंटू सी। क्लियर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मान लो सिंबल उसका डेल्टा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टू कॉमन निकाल के इसको दे दूं और नीचे लिख लूं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आर के बराबर है, और ये हो गया, ये हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर विच इज 2s, तो 2 डेल्टा अपॉन 2s, ये पता है ना एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 2s होगा, तो ये कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। तो आप डायरेक्टली इन सर्कल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन सेमी पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि डेल्टा अपॉन एस, आप सेमी इन सर्कल का आर निकाल सकते हैं।
ठीक है। तीसरी बात, ये जो ए आई अपॉन आई एम है, ये कितना रेशियो होता है, बी प्लस सी अपॉन ए। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा वेक्टर से। तो वेक्टर जिसको अब 11वीं, आप अगर आप 12वीं वाला वीडियो देख रहे हैं, 12वीं में है, तो वेक्टर से मैं दिखा सकता हूँ इसको। ठीक है। और जो 11वीं से 12वीं मूविंग है, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि आपको वेक्टर नहीं आता, तो इसका अभी प्रूफ छोड़ देते हैं। वेक्टर से जल्दी हो जाएगा इसका प्रूफ। ए आई अपॉन आई एम इक्वल टू क्या लिखा मैंने, बी प्लस सी अपॉन ए। ये रेशियो याद कर लेना। अभी कैसे याद किया मैंने, बहुत सिंपल है। सी और बी सामने सामने है, तो इनका एडिशन इतना हो जाएगा, इतना। ये सी प्लस बी हो जाएगा, इतना इतना पोर्शन। और किसके नीचे है, ये ए के सामने है, तो इतना पोर्शन ए हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा कि अगर मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर पता हो जो बी से निकल रहा है, ठीक है, तो इस पे क्या लाई करेगा, इस पे लाई करेगा इन सेंटर। तो ये रेशियो कितना होगा, ये रेशियो, इसको अगर एन मान लेते, ये साइड लेंथ सी है, ये साइड लेंथ बी है, ये साइड लेंथ ए है, बताओ। तो इनका ऐड कर दिया यहाँ पर सी प्लस ए, और किसके सामने बी, तो बी आई अपॉन आई एन कितना हो जाएगा, सी प्लस ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो। बाई वेक्टर मेथड, आपको ऐसा ना महसूस हो कि मेरे को नहीं आता, इसलिए मैं बताता हूँ वेक्टर मेथड से कैसे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखवा दूंगा इसके कि इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। क्लियर है। चलिए, मान लीजिए वेक्टर मेथड में आसान इसलिए होता है कि हम इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर। मैं इसको मान लेता हूँ ओरिजिन, इसको मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर बी, इसको मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर सी। तो जो 12वीं वाले वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो समझ जाएंगे, जो 11वीं वाले स्किप कर देना है इसको। ठीक है। आ, ठीक है। इस वेक्टर को हम बोलेंगे बी वेक्टर, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सी मैग्नीट्यूड। तो आई कैन से सी और आई कैन से बी। वेक्टर नहीं लगा रहा, तो जब भी मैं बी लिखूंगा आप समझ जाना कि स्केलर की बात हो रही है। अगर मैं बी वेक्टर बताता हूँ, तो आप समझ जाना कि वेक्टर की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करी जो कि बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो बताया था भी मैंने कि जितना साइड लेंथ है उतना रेशियो में कट हो जाएगा ये बी और सी में। तो कहने से एम का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पी इंटू सी वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से सी इंटू बी वेक्टर अपॉन क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी लिखा है। ये एम का पॉइंट आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक और ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं ई करके। तो मैं ई भी रख सकता हूँ आराम से, क्यों, क्योंकि अगर ये बी है, ठीक है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ ए है, कहने से ये लेंथ बी है और ये लेंथ ए हो जाएगा। समझ में आया। ये बी है और ये ए है, तो उतने रेशियो में ये कट करेगा ना बी और ए में। तो ई की परिभाषा क्या हो जाएगी, ई की परिभाषा हो जाएगी बी इंटू सी वैक्टर, सेक्शन फॉर्मूला अगेन लगा रहा हूँ, ए इंटू जीरो, तो वो मतलब लिखने का है नहीं, बी प्लस ए। तो ये ई कोऑर्डिनेट्स भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स आने के बाद मुझे पता है कि रेशियो मान लेते लैम्डा रेशियो 1 है, इसको मान लेते म्यू रेशियो 1 है। क्लियर है यहाँ तक। इसको मान लेते लैम्डा रेशियो 1, कॉन्करेंट है ना इसलिए। तो मैं लिखता हूँ कि भाई ये एन पॉइंट क्या कैसे निकालते फिर। तो एन पॉइंट कितना आ जाता, इसके हिसाब से लिखे तो लैम्डा इंटू एम, तो लैम्डा इंटू दिस, तो लैम्डा इंटू बी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर अपॉन कितना लिखा हुआ है, बी प्लस सी। और वन टाइम जीरो वो लिखने का मतलब है नहीं, और नीचे कितना आ गया, लैम्डा प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये एन पॉइंट लिख सकते हैं इस तरीके से, और भी लिख सकते हैं, इसके तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू रेशियो 1 है, तो म्यू इंटू दिस, तो म्यू टाइम बी इंटू सी वेक्टर अपॉन बी प्लस ए प्लस वन टाइम इंटू बी वेक्टर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वन टाइम इंटू बी वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। अब दोनों तरफ बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो कंपेयरिंग सी वेक्टर एंड कंपेयरिंग बी वेक्टर, सिंपल चल रही गाड़ी। तो कंपेयरिंग अगर बी वेक्टर करेंगे, कंपेयरिंग बी वेक्टर एंड कंपेयरिंग
सी वेक्टर, तो क्या बन जाएगा ये सी वेक्टर यहाँ है, तो ये जाएगा लैम्डा सी अपॉन बी प्लस सी इंटू लैम्डा प्लस वन, दिख रहा है, सी लैम्डा अपॉन बी प्लस सी इंटू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू, यहाँ से बी वेक्टर कितना है, ये अकेला ये बेचारा, तो वन अपॉन म्यू प्लस वन, ये हमने कंपेयर कर लिया बी वेक्टर को, एक कंपेरिजन ही क्लियर हो गया। और अगर हम कंपेयर करेंगे सी वेक्टर को, तो सी वेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है लैम्डा बी अपॉन बी प्लस सी इंटू लैम्डा प्लस वन, और यहाँ पे सी वेक्टर यहाँ आ रहा है, तो ये लिखा है म्यू बी अपॉन बी प्लस ए इंटू म्यू प्लस वन। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस पूरे रेशियो को इस पूरे रेशियो से, मतलब ये इससे डिवाइड कर लेता हूँ और ये इससे डिवाइड कर लेता हूँ, पॉसिबल है, डिवाइड कर सकते हैं दोनों रेशियो को। ओके, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अब जब डिवाइड करें तो लैम्डा और लैम्डा प्लस वन कट जाएगा डिवाइड करने पर, ये ऊपर है नीचे, तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी प्लस सी डिवाइड बाई बी अपॉन बी प्लस सी, इस तरफ ये बचेगा, इस तरफ में वन अपॉन म्यू प्लस वन ये कट जाएगा, तो वन अपॉन, वैसे लिख रहा हूँ अच्छे से मैं, ठीक है, पहले समझ में आपको आ जाए, म्यू बी अपॉन बी प्लस ए इंटू म्यू प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो सी बाई बी बचा, और यहाँ बचा है बी प्लस ए, ये सबसे ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे लिखा होगा म्यू बी, तो बी कट गया, तो म्यू कितना आ गया, बी प्लस ए बाई सी, बात समझ में आई, रेशियो मिल गया, बी प्लस ए, वही बताया था मैंने, बी प्लस ए, पूरा ए, इतना म्यू हो गया, और अपॉन अपॉन सी, सी क्लियर है क्या, तो ये वेक्टर से मैंने बता दिया कि भाई रेशियो कैसे आता है। अच्छा, तो सर इसको हम लोग इन सेंटर निकालने में हम इसको यूज करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिर वहां पे मैं समझा दूंगा इन सेंटर क्या होता है। तो समराइज कर देता हूँ मैं चीजों को, सबसे पहले कि अगर ट्रायंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। इन रेडियस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। और अगर ए बी सी ट्रायंगल के एंगल है, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ सी है, ये साइड लेंथ बी है, तो अगर आपको ये रेशियो लिखना हो, अगर आपको ये रेशियो लिखना हो, तो ये कितना हो जाएगा, सामने का साइड का सम कर दो बी प्लस सी, और ये कितना रेशियो हो जाएगा ए। अगर आपको ये रेशियो लिखना है, अगर आपको ये रेशियो लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, सी प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा, बी। क्लियर है, और सिमिलरली ये रेशियो लिखना हो, तो ये किसके सामने, बी और ए के, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस ए, और ये कितना हो जाएगा, किसके सामने गिरा है, सी के। तो रेशियो क्लियर हो गया, तो ऐसे आप इन सेंटर को कट कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, वो मैं आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, कौन कौन चीजें हो गई, इन सर्कल हो गया, ठीक है, आते एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। देखो, अगला पॉइंट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ये कि सामने से निकल रहा है और साइड पे टकरा रहा है, अपोजिट पे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये हो गया दूसरा एल्टीट्यूड, और ये हो गया तीसरा एल्टीट्यूड, ठीक है, इसको बोल दिया एम, इसको बोल दिया एन, इसको बोल दिया एफ। अच्छा, इसमें एल्टीट्यूड में ध्यान रखना कि जहां पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड,
उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर अभी बताऊंगा आगे क्या ऑर्थोसेंटर, क्या सरकम सेंटर, इस सब में लिंक क्या होता है। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सेंटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब ये कि जो बाहर से जो सर्कल ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब्ड करती है उसको हम सर्कल सर्कल बोलते हैं, सरकम सर्कल। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, उसके जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ओ से गिनाते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल विल बी सरकम सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ही क्यों बोलते हैं सर, बताता हूँ मैं आपको। देखो ये सरकम सर्कल हो गया, पहली बात। जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। अगर सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो उसको बोलते हैं इन इन सर्कल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सर बताओ कैसे सरकम सर्कल हुआ, एक बात बताओ। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इनको तो ये सरकम रेडियस हो जाएगा। भाई सेंटर से एंड पॉइंट कनेक्ट करोगे सर्कल के तो वो रेडियस ही होगा ना। तो कहना है इसे ये ओ जो सरकम सेंटर है ओ बी एंड ओ सी विल बी इक्वल। और सर ध्यान से देखो सर, ओ ए भी इक्वल होगा, तीनों सरकम रेडियस के बराबर है। ये बात समझ में आ गई, तीनों सरकम रेडियस के बराबर है। अच्छा अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। चलो रिवर्स चलते हैं। सर ये साइड बराबर था आर आर, ठीक है, और मैंने लाइन ड्रॉ करी है सिंपल परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो एक तो ये साइड बराबर है, हाइपोटेनस इक्वल है, एक 90 और एक कॉमन साइड है। कहने से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ सर, कहने से ये साइड इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब सर ये एल्टीट्यूड से हटकर क्योंकि एल्टीट्यूड अगर मान लो ये इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं हो पाता, अगर ये आर इक्वल नहीं होता तो ये इक्वल नहीं हो पाता, तब तक ये एल्टीट्यूड रहता, तब तक ये क्या रहता है, एल्टीट्यूड रहता। पर जैसे ही ये आर इक्वल हो गया तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो गए, और जैसे ही ये इक्वल हो गए तो ये एल्टीट्यूड से हट के कहाँ आ गया, बाइसेक्टर पे आ गया, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सरकम सेंटर, ये कहाँ इंटरसेक्ट होगा। अच्छा बहुत उसको डाउट होता है कि सर ठीक है हमारा सर्कल है ये ट्रायंगल बनाया, क्या सर ये जो सरकम सेंटर है और ये जो ए है, क्या सर लाइन पर एकदम स्ट्रेट होगी कि सर ऐसी लाइन होगी ये टेढ़ी। ये सरकम तो कैसे बनाऊं मैं, हम्म मतलब ऐसा यहाँ तक आए फिर ऐसा हो जाए, ऐसी लाइन होगी सर, ऐसी लाइन होगी, कोई भी ट्रायंगल हो जाए। ना ना ना, ये तभी संभव है, ध्यान सुनना, ये तभी संभव है जब ये दोनों बराबर हो। समझे, अगर ये बराबर होगा, अब ये तो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बोल दिया कि सर ठीक है लाइन एकदम परपेंडिकुलर, मान लेते हैं लाइन एकदम स्ट्रेट निकल रही है, ए से आ रही है, लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है। अगर लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तब ये कॉमन साइड होगा, तब ये 90 जाएगा, तब ये बाइसेक्टर बनेगा। पर वो संभव नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं क्योंकि ये साइड बराबर नहीं है। अच्छा मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, तो जो आइसोसेलेस है उसमें एक कोई परपेंडिकुलर होगा, एक सामने से निकलेगा। अब जरूरी नहीं कि ये सामने से निकले,
मान लो ये ट्रायंगल आइसोलेस है, ये ए है, ये ए है, बी है, तो ये निकलेगा सामने से, करेक्ट एकदम सामने से आएगा, कट करेगा इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। बात समझ में आए? फिर टेढ़ी हो जाएगी वो, यहां से भले ही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगी, पर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। अगर होंगे तो लाइन परपेंडिकुलर निकलेगी, स्ट्रेट होगी। क्लियर है? अच्छा सर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो सब साइड बराबर है, तो सभी जो अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सब स्ट्रेट निकलेगा साइड से, सब फिर उस समय स्ट्रेट आ जाएंगी, सब कोई करवट लेगा नहीं, सब बाइसेक्ट कर रहा होगा, सब बाइसेक्ट तो सभी करते हैं, और वो लाइन स्ट्रेट होगी, ये समझा रहा था मैं। लाइन कैसे होगी? लाइन कैसे होगी? स्ट्रेट होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। लाइन स्ट्रेट होगी क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। लाइन स्ट्रेट होगी क्योंकि दोनों ये बराबर होंगे। क्या हर ट्रायंगल में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, इसलिए लाइन स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, तो सरकम सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ऑलवेज बी ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो सरकम सेंटर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ओ। क्या होता है सिंबल ऑर्थो सेंटर का? एच। तो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या इंटरसेक्शन बनता है? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर कभी भी ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होती है, वो सेंटर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी। अगर वो ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल या आइसोलेस ट्रायंगल होगा, इक्वल ट्रायंगल अगर होगा तो तीनों एल्टीट्यूड क्या बन जाएंगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लाइक स्टेटमेंट पे आते हैं। सर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान सुनना स्टेटमेंट ये। अच्छा, मतलब तीनों साइड लाइन बराबर है? हाँ हाँ बराबर है, चलो। तो मैंने ड्रॉ किया, अभी ड्रॉ किया मैंने एल्टीट्यूड, अभी मैंने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड, ठीक है, परपेंडिकुलर। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड बोला, तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो ट्रायंगल है ए बी एम और ए एम सी दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉमन साइड एक 90 डिग्री और हाइपोटेनस बराबर है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से, तो सर ऑटोमेटिकली ये बराबर हो गया। अच्छा, मतलब ये एल्टीट्यूड अब क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ओके, और सर ध्यान से देखो, ये लाइन को बोल सकता हूँ क्या मीडियन है? हाँ, क्योंकि मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, और ध्यान से देखो, क्या सर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। ओके, मतलब ये सभी हो गया। अच्छा, मतलब अगर ये सभी है तो ये भी और ये भी चारों बराबर है। अच्छा, मतलब ये जो पॉइंट जहां जहां पर अगर मान लो एल्टीट्यूड होता, तो ये एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। पर ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, मतलब एच ओ के बराबर हो गया, पर ये तो मीडियन भी है। अच्छा, तो ये सेंट्रोइड के बराबर भी हो गया, पर ये तो एंगल बाइसेक्टर भी है। अच्छा, तो ये आई के बराबर भी हो गया। ओके, मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैंने सेंट्रोइड भी निकाल लिया, तो वही मेरा सरकम सेंटर, वही मेरा ऑर्थो सेंटर, और वही मेरा इन सेंटर होगा। कब? जब ट्रायंगल कैसा हो? इक्विलेटरल हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, पर मान लीजिए सर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो? आइसोसेलेस, देखो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो उसमें दिक्कत ये है कि कोई एक साइड, दो साइड बराबर होंगे। चलो इसमें भी कर लेते हैं बात। ए बी सी, ये साइड बराबर है, ठीक है, ये साइड बराबर है, ऐसा बना लिए, और लाइन ड्रॉप करी। अब जैसे अब ये दो बराबर है, तो मैंने ड्रॉ करी, ये ड्रॉ करी मैंने एल्टीट्यूड ए एम, ए एम एल्टीट्यूड ड्रॉ करा। ये मेरे लिए क्या होगा?
क्योंकि सर अगेन दो साइड बराबर है, कॉमन साइड, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड मेरे लिए क्या होगा? एल्टीट्यूड मेरे लिए होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने पूरा सबके लिए बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एएम की बात कर रहा हूँ। यही मेरे लिए बाइसेक्टर होगा। अच्छा, यही मेरे लिए क्या होगा? मीडियन होगा। हाँ, बोल सकते हो। और यही इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो यही मेरे लिए एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये समझ में आया? तो अब किसकी बात हो रही है? अगेन एएम की हो रही है। अच्छा सर, अब एक ड्रॉ करो एल्टीट्यूड। अब ड्रॉ करो एल्टीट्यूड। तो इतना तो मैं कंफर्म हो सकता हूँ कि दो एल्टीट्यूड का मिलन, तो यहाँ पर तो एच बैठ गया। भाई दो एल्टीट्यूड का मिलन, तो एच तो बैठा दिया मैंने। ठीक है। अच्छा। हम्म। सर, क्या ये लाइन, हाँ सुनना, क्या ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगा? कदापि नहीं होगा। होता अगर, अगर अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? क्या असंभव, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर ही नहीं है। ये साइड बराबर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन भले ही अभी एल्टीट्यूड हो जाए, पर ये अब, मैं फिर कह रहा हूं, बी एन, बी एन भले ही अभी एल्टीट्यूड दिख रहा है, पर ये कदापि एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ये कदापि मीडियन नहीं होगा, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हुआ तो ये कैसे बराबर दिखाओगे? और ये कदापि क्या नहीं होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। अच्छा, तो बोलना क्या चाहते हो? हम्म। देखो, ये हो सकता है कि मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो मिड पॉइंट अलग से जाए, जो मिड पॉइंट अलग से जाए। ये कर सकता हूं मैं। अभी एबीएन तो बाइसेक्टर बन, ये मिड बन सकता नहीं है, तो मैं अलग से लाइन ड्रॉ की। अच्छा। क्या सर मैं इसको जी बोल सकता हूँ? कैसे? कैसे बताओ कैसे? अरे सर, अभी आपने बोला कि एएम, तो एल्टीट्यूड ठीक है, मीडियन तो है ही, क्योंकि ये तो बराबर थे। तो ये एक मीडियन जो खुद में था, क्योंकि बिकॉज एएम अभी बल्ले बल्ले चल रहा है, और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी मीडियन। तो दो मीडियन जब टकराएंगे, तो वहाँ क्या बनेगा? सेंट्रॉइड बनेगा। हाँ चलो ठीक है। सर, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ अब, क्योंकि मुझे चिंता इसकी भी तो है, एंगल बाइसेक्टर की। तो मैंने लाइन ड्रॉ करी एंगल बाइसेक्टर। अब एक बात बताओ, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई? वो भी अलग लाइन होगा, वो भी कोई अलग लाइन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत क्या होती है? अगर वो जहां टकरा रहा है, तो जी नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। इसको मान लो तो बोलते हैं, क्या बोलूं इसको मैं, एफ बोल देता हूँ। तो यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक का रेशियो बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर था, कौन? एएम। और बीएफ कौन है? एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? इन सेंटर में मिलते हैं। अच्छा, तो ये इन सेंटर यहाँ होगा। ठीक है। और लास्ट कौन सा रह गया? लास्ट कौन सा रह गया? लास्ट रह गया सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो कैसे मैंने ड्रॉ किया? देखो, मैं लाइन ऐसे लेके आया, अब कहीं भी सकता है वो एंगल बाइसेक्टर। मैं ऐसे लेके आया, यहाँ लेके आ गया, और फिर यहाँ पर, अब ये यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो मैंने लाइन ड्रॉप करी एक जगह पर ऐसी, ये बाइसेक्टर ही मान लो आप। ये है मेरा सरकम सेंटर ओ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा आया, फिर वो गिरा, और जहां गिरा वहां पे 90, वहां पे 90 बनाया। वहां पे क्या बनाया? 90 बनाया, वहां बाइसेक्टर बन गया। तो 90 बना इधर, और यहाँ पर वो, ये एन, एन और एनसी क्या हो गया? बाइसेक्ट। ऐसा हो सकता है। तो अब यही एन कौन था?
और अभी मैंने जो बीओ बनाया वो क्या था, बाइस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। इसका मतलब तो इनके और इनके इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ओ। तो आपको कुछ फील हुआ कि सर एच जी ओ आई जो है वो कोलिनियर हो गए, वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। देखा, एच जी ओ आई एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि ई एम सब कुछ बन गया था तो सब लोग वहीं पे मर गए। यानी कि क्या फर्क है कि इक्वल ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है, मतलब तीन चारों पॉइंट एक बराबर है, एक समान है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि सब एक लाइन पे लाई करेंगे, ऑल विल बी कोलिनियर, एच जी ओ आई विल बी, ऑल विल बी कोलिनियर। ये है डिफरेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गई बातें, चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, सब हो गया, सरकम सर्कल, हम्म, समझा दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके। एच जी ओ का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है हमेशा। एच जी ओ का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। देखो कैसे, ये ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करी मैंने सामने, जो कि एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो इस पे कहीं लाई करेगा एच, ठीक है। फिर मैंने लाइन ड्रॉ करी, कौन सी, ये है मीडियन, ये है मीडियन, ठीक है। और फिर मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ऐसे, दिख रहा है। ये हो गया आपका एल्टीट्यूड, और ये हो गया मीडियन, और ये लाइन हो गया, ये हो गया सरकम सेंटर, सरकम, इसको क्या बोल सकते हैं, सरकम सेंटर बोल लो, ये पॉइंट सरकम सेंटर हो गया जहाँ पर पेंडुलर बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर लाइन कनेक्ट करूँ मैं ऐसे, तो यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर कहीं जी होगा, और यहाँ पर ओ होगा। ये बात समझ में आ गई, एच जी ऐसे लाइक करेंगे। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो ये ट्रायंगल को, आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है बनता हुआ, ऐसा, ये एच है, ये जी है, ये ओ है, ये ए है, इसको ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है तो मान लेते हैं बी। ये तो पता होगा आपको कि सेंट्रॉइड जो है ये मीडियन को 2:1 में कट करता है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल, और ये 90 और 90 है। तो कहना ही से कि ए एच जी इज सिमिलर टू, सिमिलर ट्रायंगल हुए ए एच जी पी ओ जी के। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ए जी और जी बी का जो रेशियो है वो ए जी और जीओ का होगा। देखो ना आप, ए जी और जो बी जी का जो रेशियो है वो एच जी और जियो का होगा। तो कितना होगा वो, 2:1 में आएगा। तो इसलिए एच जियो का रेशियो कितना होता है, 2:1 आता है। बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। मतलब अगर आपको सेंट्रॉइड पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, तो आप बिना कुछ दिमाग लगाए, सरकम सेंटर पता है सॉरी, तो आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। मतलब कोई दो पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, उसके सॉल्व में करवाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल में भी तो तीन ट्रायंगल ध्यान रखना आप, कौन से, इक्वल ट्रायंगल में एच जी ओ आई सब एक पॉइंट होते हैं, बिकॉज सभी लाइन एक जैसा काम कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एच जी ओ आई विल बी कॉन्करेंट, कोलिनियर सॉरी। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, रेट की बात करें, देखो ये हो गया एल्टीट्यूड, क्योंकि 90 गिर रहा है। अच्छा, ये हो गया एल्टीट्यूड, दिख रहा है, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहना इसे
जहाँ दो एल्टीट्यूड मिलते हैं, जहाँ कम से कम दो एल्टीट्यूड मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, मतलब जहाँ 90 बनता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऑर्थो सेंटर हो जाता है। अरे बात समझ में आई? देखो ध्यान से, ए से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर बी सी लाइन पर, यही टकराएगा। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए भी टकराएगा। दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? किस पर हुई? बी पर हुई। तो बी कौन सा पॉइंट हो गया? ऑर्थो सेंटर हुआ। अच्छा, अगर मैं ए बी और सी से कनेक्ट करता हुआ एक सर्कल बनाऊं, तो क्या ये बोलना सही है कि ये डायमीटर हो जाएगा? डायमीटर कैसे होगा सर? बिकॉज यहाँ पे 90 बन रहा है और सेमी सर्कल में क्या बनता है? 90 बनता है। इसका मतलब कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा, यानी कि इस ट्रायंगल का क्या हुआ? सरकम सेंटर। तो कहाँ मिलेगा? तो सरकम सेंटर कहाँ मिलेगा? इसके मिड पॉइंट पे। मतलब हाइपोटेनस के मिड पॉइंट जो होगा वो सरकम सेंटर होगा। क्लियर है? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। एंगल बी क्या हो जाएगा जहाँ पे 90 बनता है? वो हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी है। ऐसे देख लो आप भाई, यहां से होता क्या है, यहां से लाइन ड्रॉप करोगे, क्योंकि और सरकम सेंटर क्या होता है कि जहां से पॉइंट आप सरकम सेंटर से अगर आप ड्रॉप करते हो ओ ए ओ सी, तो वो सब किसके बराबर होता है? सरकम रेडियस के। बिल्कुल सही बात है। तो ओ मेरा क्या हुआ? सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ। ठीक है ना? सिंपल। अच्छा, तो मतलब मैं लोकेशन समझ में आ गया मुझे। रेट में लोकेशन क्या होता है? सरकम सेंटर कहाँ होता है? भाई आपके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक आज का पढ़ा देता हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल टॉपिक। तो चीज़ें इसमें एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें ये समझा देता हूँ मैं। ठीक है? चलो, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड फिगर इज ऑलवेज n माइनस टू पाई। अब सुनना ध्यान से। देखो, मान लेते हैं एक सिंपल ट्रायंगल है, तो उसमें सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा? पाई, 180 डिग्री। सिंपल। अच्छा, अब अगर चार डब्बा बना दूं मैं, ये चार डब्बा कोई भी हो सकता है, तो कहना है इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, सॉरी, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल वन बन रहा है, एक ट्रायंगल टू बन रहा है। तो इसका भी सम कितना है? एंगल का सम कितना है? पाई पाई। तो कितने पाई आ रहे हैं? टू पाई। मतलब सभी एंगल का सम कितना होगा? टू पाई। ओके। अगर मान लो अब पांच दीवारें आ गई, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? ट्रायंगल वन, ट्रायंगल टू, ट्रायंगल थ्री। तो कितने एंगल का सम हो जाएगा? भाई इसका एंगल का सम जोड़ लिया, इसके एंगल का सम जोड़ लिया, इसके कोई कोना बचा क्या? ये एंगल का सम, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम। सब एंगल कोने जोड़ लिए ना, कोई एंगल छूट गया क्या? जो कोई कोना छोटा, कोई कोना नहीं। तो उस कोने वाले में पाई पाई पाई, कितना एंगल का सम आ रहा है? थ्री पाई। अच्छा, समझ में आ गई बात? एक और सुनाता हूँ मैं। एक, दो, ठीक है, तीन, कितने बन रहे हैं? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल। तो कितना एंगल का सम हो गया? चार पाई। अच्छा, मतलब छह साइड का डायग्राम था तो फोर पाई आया, पांच साइड का फिगर था तो थ्री पाई आया, चार साइड का डायग्राम था तो टू पाई आया, तीन साइड का डायग्राम था तो एक पाई आया। इसका मतलब अगर एन साइडेड कोई भी क्वाड्रेटल हो गया तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? उसमें से दो कम कर दो, यानी कि एन माइनस टू टाइम पाई। अरे बात समझ में आई? एन माइनस टू टाइम पाई आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पैरेललोग्राम तो पता ही होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड एडजेंट साइड सप्लीमेंट्री होती है, सब पता ही ये चीजें। चलो एरिया की बात करते हैं फटाफट, पैरेललोग्राम के एरिया की। पैरेललोग्राम अब तो निकालना काफी आसान है।
क्योंकि ये साइड लेंथ ए है, ये बी है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल, दोनों जो एरिया है वो बराबर होंगे, क्यों? साइड लेंथ इक्वल है, देखो आप, साइड लेंथ इक्वल है, एरिया बराबर होंगे, है ना? हाँ, ठीक है। एरिया निकालना है मुझे इसका। तो एंगल ए बी सी और डी, ये तो पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है? एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? पाई होता है। कैसे? देख लो, बहुत आसान है। लाइन ड्रॉप करी, यहाँ से आगे एक्सटेंड कर दी, ये एंगल डी है, तो ये एंगल कितना होगा? डी हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल डी अगर है, तो लाइन देखो पैरेलल है ना, तो ये तो एंगल बराबर होगा। अब ये कितना हो जाएगा फिर? ये पाई माइनस डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये डी था, ये पाई माइनस डी था, तो सम कितना आ गया? पाई। हर एक चीज का प्रूफ है, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्लियर है? पाई। अच्छा, ठीक है। अभी आपने सिखाया था सर कि अगर ये एंगल डी है और एरिया लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए? हाफ बी ए साइन डी, सही है? अच्छा, प्लस सर इसका भी एरिया कितना आएगा? हाफ ए बी साइन बी, ना साइन डी बोलो। क्यों? अभी बताया कि डी और ये डी, बी एंगल बी बराबर कितना होगा? एंगल डी के। इसको जोड़ देते हैं, तो ए बी साइन डी। ओके, मतलब अगर एडजेसेंट साइड नोन है और उसके बीच का एंगल पता हो, तो एरिया कितना हो जाता है? ए बी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और अगर डायगोनल से लिखना हो तो, डायगोनल के हिसाब से सोचना हो तो, देखो उसका भी एक्सपेंशन है मेरे पास। लाइन ड्रॉप करी ऐसे, इसको लाइन कनेक्ट कर दिया ऐसे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करी परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉप करी परपेंडिकुलर ऐसे। क्लियर है? इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, और ए बी सी डी लिखी है ऐसे, ए बी सी। ओके, ये बाइसेक्ट करता है, ये पता होगा आपको। बराबर तो रोम्बस में होते हैं, ये साइड लाइन जो है, ये डायगोनल जो है, वो कहाँ कहाँ बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में होते हैं। जबकि रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में एंगल, ये एंगल बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करता है ना, बिकॉज साइड लेंथ इक्वल होता है। ठीक है? ओके, तो कहना है से ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। कहना है से हाफ, इसको ये हाइट है ना, एच है, तो हाफ एच इंटू बी डी, हाफ एच इंटू बी डी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये हो गया हाफ एच बी डी। इसका एरिया लिखा मैंने, इस ट्रायंगल का। अगर मुझे इसका लिखना हो तो कौन सा दिमाग लगाएं? भाई देखो, पहली बात तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? हाँ सर, है तो सही, क्योंकि ये 90-90 हो गया, लाइन ड्रॉ ये दोनों बराबर एंगल है, और ये साइड इक्वल है, कहना है इससे ये भी साइड इक्वल हो जाएगी। ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, हम्म। तो हाफ एच बी डी और इज इक्वल टू, तो कैसे एरिया बराबर दिखाना ना इसको, तो हम एक काम कर सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत सिंपल समझाता हूँ, ठीक है? और सोचना पड़ता है ना बैठ के, इसलिए काम करते हैं। ये पूरा लेंथ D2 है, सिंपल। भाई एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? जो पैरेललोग्राम का एरिया, यानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। कुछ नया नहीं कर रहा मैं, ठीक है? भाई ये मैंने लाइन ड्रॉप कैसे करी है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, क्या नहीं इसको नाम देते हैं? तो हाफ ए एम D2 बोल सकता हूँ मैं, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस
हाफ हाइट सी एन है और डी टू अगेन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से हाफ डी टू कॉमन निकाल लें तो ए एम प्लस क्या लिखा हुआ है, ए एम लिखा है, यहाँ समझ में आ रहा है, ए एम सी एन। अब सुनना, ये इसको बोलते हैं डी वन बाई टू होगा, ये डी वन बाई टू होगा, क्यों, बिकॉज वो भी बाइसेक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा के हिसाब से ये हाइपोटेनस है 90 के सामने, ये हो गया इसको एडजेसेंट, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन डी वन बाई टू। तो ए एम कितना आ गया, डी वन बाई टू साइन थीटा। कहना ही से अगर मैं यहाँ भी लगाऊँ साइन थीटा, अगर मैं यहाँ भी लगाऊँ साइन थीटा, ये समझ में आ गया थीटा बराबर क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ भी साइन थीटा लगाऊँ, साइन थीटा के हिसाब से अपोजिट ये सी एन हो जाएगा, सी एन, और अपॉन कितना लिखा होगा, हाइपोटेनस डी वन बाई टू। तो सी एन कितना हो गया, डी वन बाई टू साइन थीटा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो डी वन बाई टू प्लस डी वन बाई टू साइन थीटा कितना हो गया, डी वन साइन थीटा ही हो गया, सम करेंगे तो, और डी टू और हाफ, कितना आ गया एरिया, हाफ डी वन डी टू साइन थीटा। इसका मतलब अगर एडजेसेंट साइड से निकालना है और उसके बीच का एंगल अल्फा है तो हाफ नहीं करना है, सिंपल ये भी साइन अल्फा। परंतु अगर डायगोनल से निकालना है और उसके बीच में एंगल थीटा है तो हाफ डायगोनल का लेंथ उनका मल्टीप्लाई उसके बीच का एंगल, वहाँ पर हाफ आ जाएगा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। तो इसी अगर अगर रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल में 90 नहीं होता, रोम्बस में 90 होता है, स्क्वायर में 90 होता है, बीच में यहाँ पे, तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, हाफ डी वन डी टू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। और 90 क्यों होता है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ये और ये लाइन बराबर होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आप लाइन ड्रॉप, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे यहाँ पे 90 आ जाएगा और दूसरा ये एंगल बराबर हो जाएंगे। इसलिए डायगोनल बाई एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं रोम्बस और स्क्वायर के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझ में आ गया आपको, ठीक है, और डायगोनल के हिसाब से कैसे निकालते हैं और ये एडजेसेंट के हिसाब से कैसे निकालते हैं, ओके, वही सब चीज़ें। रोम्बस स्क्वायर बनेगा अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रेक्टेंगल में। क्यों नहीं इक्वल होते हैं समझाता हूँ मैं आपको। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 90 है और यहाँ 90 इधर, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर मैं अलग से निकाल के देखूँ ऐसे, ठीक है, तो देखो ये अगर मैं ए बी सी डी बनाता हूँ इसको मैं, ए बी सी डी के हिसाब से 90 आ रहा है, ए बी डी के हिसाब से, और ये आ रहा है ए बी सी के हिसाब से, यहाँ भी 90 है, एक 90 यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा ये रेक्टेंगल है, तो ये ए और ये बी और ये बी, तो ये भी बी लिखा है, ये भी बी लिखा हुआ है, ये भी ए लिखा हुआ है, और ये भी कॉमन साइड है, तो साइड भी क्या है, इनके बराबर है, ठीक है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है इनका, क्योंकि साइड लाइन भी बराबर है, ठीक है, साइड लाइन बराबर है, ऑपोजिट साइड, और 90 एस ए एस, सास, सास की वजह से, नॉट बहू की वजह से, सास की वजह से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट अगर हो गए तो इसका मतलब जो रह गया साइड वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं, मतलब एक सर्कल के अंदर ये लाई करते हैं। ऐसा फील हो जाएगा आपको, क्योंकि ये सेमी सर्कल वाला पार्ट हो जाएगा ना, ये सेमी सर्कल हो जाएगा, तो ये जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर का रोल भी प्ले करते हैं। क्लियर है, ट्रेपेजियम का एरिया वेरी इजी, आज का लेक्चर बस यहीं तक है, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, अगर इसको ऐसे बनाए, इसमें क्या होता है, एक पेयर खाली पैरेलल होता है, ठीक है, एक पेयर खाली पैरेलल होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो लाइन ड्रॉप करे, एक यहाँ पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये हाइट है, और एक मैंने यहाँ ड्रॉप किया हाइट, ठीक है।
ये लेंथ है पूरी ए और ये लेंथ है पूरी बी। तो एक बात बताओ, ये एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का जो सम होगा वो पूरे ट्रेपेजियम के बराबर होगा। ये ट्रायंगल का सम कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है, हाफ एच इंटू बी, और ये भी है एच है, क्यों, बिकॉज लाइन पैरेलल है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो हाफ एच इंटू बेस कितना हो जाएगा, ए। तो जब हाफ एच कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी, ये हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए तो बात बाकी कर लेंगे कल के लेक्चर में। तो आज आपको चीज़ें समझ में आई कि भाई इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब चीज़ें क्या होती है, पैरेललोग्राम में चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई मैंने आपको। ठीक है, तो आज का अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में अच्छे से आई हैं तो आप आगे अब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जाके परचेज करिएगा। और इसके चीज़ें अब आगे, इसके बाद मैं देखिए इसमें काइट, ऑल्ट्रल, टॉलेमी थियरम जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सर्कल में, डिस्टेंस फार्मूला के सवाल, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, नया टॉपिक है, ये सब चीज़ें कल के लेक्चर में कवर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन एंड करता हूँ मैं, और मैं फिर कह रहा हूँ इसके आगे का लेक्चर अब यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, वो मेरे ऐप पर अपलोड होगा। और यूट्यूब में भी एक्टिव रहूँगा मैं, कुछ अच्छे सवाल के साथ, कुछ एक दो सवाल के साथ एक्टिव रहूँगा मैं आपको एडवांस में भी सवाल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।